राजकीय जुबली इंटर कॉलेज गोरखपुर आज आपके लिए कक्षा 11 के भौतिक विज्ञान विषय के साथ उपस्थित हुआ हूं। आज का जो हमारा पाठ है उसका नाम सरल रेखा में गति है, परंतु आज इसका दूसरा भाग आपके समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। बच्चों, जरा हम पाठ की चर्चा देख लेते हैं। इस पाठ को 6 भागों में विभक्त किया गया है। जो पहला भाग है उसमें स्थिति, पथ लंबाई और विस्थापन के बारे में चर्चा पहले ही लेक्चर में की जा चुकी है। दूसरा भाग आज का विषय वस्तु है जिसमें औसत वेग और औसत चाल पे विधिवत चर्चा की जाएगी। तीसरा भाग क्षणिक वेग और चाल का है। चौथा त्वरण से संबंधित है। पांचवा भाग में शुद्ध गतिकी के समीकरणों की स्थापना की जाएगी और छठे भाग में आपेक्षिक वेग पे चर्चा होगी। बच्चों, अब हम आते हैं आज का जो हमारा विषय वस्तु है उसका जरा हम चर्चा कर लेते हैं। उसमें सबसे पहले हम आज चर्चा करेंगे औसत वेग का, फिर एक्सटी ग्राफ के द्वारा औसत वेग का निर्धारण करेंगे, एक्सटी ग्राफ के द्वारा गति का विश्लेषण भी करेंगे, औसत चाल की चर्चा होगी, कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व किए जाएंगे और अंत में आपको गृह कार्य दिया जाएगा। बच्चों, पिछले लेक्चर में आपने सीखा कि जब कोई वस्तु गतिमान होती है तो उसकी स्थिति में समय के सापेक्ष लगातार परिवर्तन होता रहता है। यहां पर 2 क्वेश्चंस आपके दिमाग में आ रहे होंगे कि किसी वस्तु की स्थिति में जो परिवर्तन होता है वो कितनी तीव्रता से होता है, दूसरा कि यह परिवर्तन किस दिशा में होता है। बच्चों, इन दोनों ही क्वेश्चंस का जवाब आपको आज इस भौतिक राशि को पढ़ने के उपरांत मिलेगा, जिसका नाम है औसत वेग यानी एवरेज वेलोसिटी। ये क्या है? किसी वस्तु के विस्थापन एवं समयांतराल के अनुपात को औसत वेग कहते हैं। अर्थात औसत वेग का सूत्र हो जाता है विस्थापन बटे समयांतराल। मान लीजिए बच्चों कि किसी समय t1 पर कण की आरंभिक स्थिति x1 है और कुछ समय पश्चात t2 समय पर कण की अंतिम स्थिति x2 हो जाती है। ऐसा पिछली बार आपको बताया जा चुका है। अगर ऐसी स्थिति है तो विस्थापन का सूत्र होगा अंतिम स्थिति माइनस आरंभिक स्थिति, और फिर ये विस्थापन जिसको आप डेल्टा x से व्यक्त करते हैं इसका सूत्र हो जाएगा x2 माइनस x1, और समयांतराल जिसे आप डेल्टा t से व्यक्त करते हैं उसकी वैल्यू हो जाएगी t2 माइनस t1। इस प्रकार x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1 को हम v बार से व्यक्त करते हैं, जो कि औसत वेग के लिए एक सिंबल है। औसत वेग का निरूपण हम v बार से करते हैं। इस सूत्र से बच्चों आपको स्पष्ट हो रहा है कि इसका औसत वेग का SI मात्रक मीटर पर सेकंड है और यह एक सदिश राशि है। सदिश राशि कैसे है इसको जरा समझ लीजिए। बच्चों, आपने पिछले लेक्चर में विधिवत रूप से समझा कि विस्थापन एक सदिश राशि होता है और विस्थापन पर निर्भर करने वाला यह औसत वेग भी एक सदिश राशि ही होगा। अर्थात इसे व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है। अगले कॉन्सेप्ट में हम स्थिति समय ग्राफ के द्वारा औसत वेग का निर्धारण करेंगे। इसके लिए हमारे पास एक ग्राफ है जिसमें एक्स एक्सिस है। एक्स एक्सिस पर हमने समय ड्रॉ किया हुआ है। वाई एक्सिस है जिस पर हम कण की स्थिति को ड्रॉ कर रहे हैं। यहां पर हमारे पास कुछ आंकड़े हैं जो समय के सापेक्ष कण की अलग अलग स्थितियों को दर्शा रहे हैं। हम सबसे पहले इस आंकड़ों के आधार पर ग्राफ बनाएंगे और ग्राफ बनाने के बाद औसत वेग का निर्धारण करेंगे।
सबसे पहले देखिए बच्चों, समय शून्य, स्थिति शून्य, वो बिंदु यहां होगा। समय 1 सेकेंड, स्थिति फिर शून्य। समय 2 सेकेंड, स्थिति 2 मीटर, यहां होगा। समय 3 सेकेंड, स्थिति 2.5 मीटर। समय 4 सेकेंड, स्थिति 5 मीटर। समय 5 सेकेंड, स्थिति 10 मीटर। समय 6 सेकेंड, स्थिति 17.5 मीटर। समय 7 सेकेंड, स्थिति 27.5 मीटर। समय 8 सेकेंड, स्थिति 42 मीटर। इस प्रकार से हमें सारे बिंदु इन आंकड़ों के सहायता से मिल जाते हैं। अब हम इन सभी बिंदुओं को मिलाएंगे। ये आपको एक एक्सटी ग्राफ मिला है और ये एक्सटी ग्राफ आपको बताया गया था कि ये असमान गति से चलने वाले किसी वस्तु का एक्सटी ग्राफ है। अब हम इस ग्राफ से औसत वेग का निर्धारण करेंगे। इसके लिए बच्चों हमें 2 बिंदु चाहिए जिसके बीच में हम औसत वेग निकालेंगे। इसके लिए सबसे पहला बिंदु हम 5 सेकेंड पर चुन लेते हैं जिसको हम P1 नाम दे रहे हैं। दूसरा बिंदु हम 7 सेकेंड पे चुन लेते हैं, इसका नाम हम P2 दे रहे हैं। अब हम P1 से समय अक्ष पर और स्थिति अक्ष पर लंब गिराएंगे। समय अक्ष पर जो गिरा हुआ लंब है वो समय अक्ष को जिस बिंदु पर इंटरसेक्ट करेगा उसे T1 मान लेंगे और स्थिति अक्ष पर जहां ये इंटरसेक्ट करेगा उसे हम X1 मान लेंगे। और इसी प्रकार P2 से भी समय अक्ष पर लंब गिराएंगे जो कि जिससे हमें T2 प्राप्त होगा और P2 से स्थिति अक्ष पर लंब गिराएंगे जिससे हमें X2 स्थिति प्राप्त होगी। अब हम इस रेखा को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे और इस बिंदु को हम Q मान लेंगे। यहां पर ये 90 डिग्री हो जाएगा। अब बच्चों ये जो बिंदु P1 और P2 है इन्हें आप मिला दीजिए। इस प्रकार से हमको एक सरल रेखा P1 P2 मिल जाती है। मान लीजिए कि ये सरल रेखा एक्स एक्सिस के धनात्मक दिशा से जिस पर कि समय ड्रॉ किया गया है उससे ये थीटा कोण बनाता है। अब जरा सा हमारे पास एक ट्रायंगल बना है बच्चों जिसका नाम है Q P1 P2। इस ट्रायंगल में जो Q P2 है वो आप चित्रानुसार देख सकते हैं। इसकी वैल्यू होगी x2 माइनस x1 और Q P1 की वैल्यू होगी T2 माइनस T1। इसको आप देखते जाइए बच्चों। अब हमारे पास औसत वेग का सूत्र है v बार इज इक्वल टू x2 माइनस x1 अपॉन T2 माइनस T1। x2 माइनस x1 को हम Q P2 भी लिख सकते हैं और T2 माइनस T1 को Q P1 लिख सकते हैं। अब देख लीजिए कि इस ट्रायंगल में हमारे पास एक ट्रायंगल है जिसका नाम है Q P1 P2। इस ट्रायंगल में ये जो रेशियो है वो tan थीटा के बराबर होगा। जहां थीटा क्या है, ये जो सरल रेखा P1 P2 मिला है उसका x एक्सिस के धनात्मक दिशा से या कह लें समय एक्सिस से इसका झुकाव है। ये थीटा झुकाव है और ये tan थीटा को हम कहते हैं प्रवणता या स्लोप। परंतु ये किसका स्लोप है? ये रेखा P1 P2 का स्लोप है। सरल रेखा P1 P2 का स्लोप है ये। तो इस कैलकुलेशन को करने के बाद हम एक नतीजे पे पहुंचे हैं। नतीजा ये है बच्चों कि अगर आपको एक्सटी ग्राफ ज्ञात हो तो आप एक्सटी ग्राफ की सहायता से एक्सटी ग्राफ पर कोई 2 बिंदु चुन लीजिए। उन 2 बिंदुओं
को मिलाइए जिससे आपको एक सरल रेखा प्राप्त होगी। उस सरल रेखा का आप स्लोप ज्ञात कीजिए। जैसे ही आपको स्लोप पता चलेगा, ये वही स्लोप ही उन दो बिंदुओं के बीच का औसत वेग होगा। अब जरा सा हम स्थिति समय ग्राफ की सहायता से गति का विश्लेषण भी देख लेते हैं। पहला बिंदु देखिए, जब वस्तु धनात्मक वेग से गतिमान है। इसके लिए हमारे पास कुछ आंकड़े दिए गए हैं, समय के सापेक्ष कण की विभिन्न स्थितियां दी गई हैं। हम इनकी प्लॉटिंग करेंगे। सबसे पहले स्थिति शून्य, समय शून्य, स्थिति शून्य, समय 10 सेकेंड, स्थिति 40 मीटर, समय 20 सेकेंड, स्थिति 80 मीटर, समय 30 सेकेंड, स्थिति 120 मीटर, समय 40 सेकेंड, स्थिति 160 मीटर, समय 50 सेकेंड, स्थिति 200 मीटर, समय 60 सेकेंड, स्थिति 240 मीटर। अब हम इन सभी बिंदुओं को मिलाएंगे। बच्चों, ये जो स्ट्रेट लाइन प्राप्त हुआ है, यही एक्सटी ग्राफ है। अब इस ग्राफ की सहायता से क्या आप बता सकते हैं कि कण किस दिशा में गतिमान है? जी हां, हम इससे वेग की दिशा भी ज्ञात कर सकते हैं। कैसे ज्ञात करेंगे इसको देखिए। लेकिन इसके पहले हम यह बात इन आंकड़ों से भी ज्ञात कर सकते हैं। अगर आप देखें कि समय जैसे जैसे बढ़ रहा है, वैसे वैसे कण की स्थिति में भी वृद्धि होती जा रही है। इसका मतलब है कि कण का विस्थापन धनात्मक है। और इस सूत्र को देखिए बच्चों, अगर डेल्टा एक्स जो कि विस्थापन है धनात्मक हो, तो औसत वेग भी धनात्मक होगा। अब जरा इस ग्राफ की सहायता से हम जरा औसत वेग की दिशा निकालते हैं। सबसे पहले आप ये देखिए कि एक्सटी ग्राफ ने एक्स एक्सिस की धनात्मक दिशा जिस पर कि समय ड्रॉ किया गया है, उससे उसका झुकाव कितना है। मान लीजिए कि ये थीटा के बराबर है। आप यहां पर देख रहे हैं थीटा की वैल्यू 90 डिग्री से कम है, अर्थात न्यून कोण है। अब आप इसका tan थीटा निकाल लीजिए। tan थीटा ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। इसका मतलब कि औसत वेग भी ग्रेटर देन 0 होगा, अर्थात औसत वेग धनात्मक होगा। औसत वेग धनात्मक होने का अर्थ क्या है, इसको समझिए। मतलब ये हुआ कि वस्तु मूल बिंदु के दाहिनी दिशा में गतिमान है। अब स्थिति समय ग्राफ के द्वारा गति के विश्लेषण का दूसरा बिंदु देखिए, जब वस्तु ऋणात्मक वेग से गतिमान हो। इसके लिए भी हम आंकड़े हमारे पास है, इसकी हम प्लॉटिंग करेंगे और प्लॉट करके पहले हम ग्राफ बनाएंगे। समय शून्य, स्थिति 240 मीटर, समय 10 सेकेंड, स्थिति 200 मीटर, समय 20 सेकेंड, स्थिति 160 मीटर, समय 30 सेकेंड, स्थिति 120 मीटर, समय 40, स्थिति 80 मीटर, समय 50, स्थिति 40 मीटर, समय 60, स्थिति 0। अब इन सभी बिंदुओं को मिला दीजिए, आपको एक्सटी ग्राफ प्राप्त हो जाता है। अब इससे भी हम औसत वेग की दिशा ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन पहले हम आंकड़ों के द्वारा भी आपको करके बताएंगे। आप देखिए कि समय के साथ साथ कण की स्थिति लगातार घट रही है। इसका मतलब हुआ कि विस्थापन उसका ऋणात्मक है, और विस्थापन ऋणात्मक होने के कारण जो कण का औसत वेग है वो भी ऋणात्मक होगा। अब इस ग्राफ से कैसे निकालेंगे इसी बात को आप देखिए कि ये ग्राफ एक्स एक्सिस की धनात्मक दिशा से जिस पर कि समय ड्रॉ किया गया है, उससे इसका झुकाव निकालिए। मान लीजिए इसका झुकाव थीटा है। यहां पर अगर आप ध्यान दें तो ये झुकाव 90 डिग्री से अधिक है, अर्थात ये अधिक कोण है। और यहां पर जब हम tan थीटा निकालेंगे तो ये लेस देन 0 अर्थात निगेटिव आ जाएगा। और आपने अभी अभी सीखा कि औसत वेग tan थीटा के बराबर होता है और औसत वेग भी ऋणात्मक हो जाएगा। औसत वेग ऋणात्मक होने का क्या अर्थ है? इसका अर्थ यह हुआ कि वस्तु मूल बिंदु के बाईं तरफ लेफ्ट साइड की दिशा में गतिमान है। इसी विश्लेषण की तीसरी स्थिति भी देख लीजिए, जब वस्तु विरामावस्था में है।
आप समय देखिए, उसके संगत स्थितियों को देखते जाइए। समय 0 है, स्थिति 120 मीटर, समय 10 स्थिति 120, 20 सेकंड पर भी स्थिति 120 मीटर है, 30 सेकंड पर स्थिति 120, 40 पर भी, 50 सेकंड पर भी और 60 सेकंड पर भी। अगर इन सभी बिंदुओं को हम मिला दें तो हमें एक्सटी ग्राफ प्राप्त हो जाता है। ये एक्सटी ग्राफ के द्वारा हम औसत वेग की दिशा का निर्धारण करेंगे, लेकिन उससे पहले आप देख लीजिए कि ये जो कण की स्थिति में कोई परिवर्तन ही नहीं हो रहा है, अर्थात विस्थापन तो यहाँ 0 है। और अगर विस्थापन 0 हुआ बच्चों, तो इस सूत्र की सहायता से आप सहज बता सकते हैं कि औसत वेग भी 0 होगा। इसी बात को ग्राफ से निकालिए। ये जो एक्सटी ग्राफ मिला है, ये एक्स एक्सिस की धनात्मक दिशा से जिस पर कि समय ड्रॉ किया गया है उसके ये समानांतर है, अर्थात इसका जो झुकाव होगा वो 0 होगा। और इस तरह से जब tan थीटा निकालेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा और औसत वेग का मान भी 0 हो जाएगा। औसत वेग 0 होने का मतलब यह है कि वस्तु विराम अवस्था में। अब आते हैं हम अगले कॉन्सेप्ट पे, उसका नाम है औसत चाल। औसत चाल देख लीजिए, वस्तु की यात्रा की अवधि में चली गई कुल पथ लंबाई, जिसे आप दूरी भी कहते हैं, एवं इसमें लगे समय के अनुपात को औसत चाल कहते हैं। अर्थात औसत चाल का जो सूत्र हो गया वो हो गया कुल दूरी बटा कुल समय। इसका मात्रक देख लीजिए, इसका SI मात्रक मीटर पर सेकंड है और ये एक अदिश राशि है। औसत चाल के द्वारा आपको दिशा की जानकारी नहीं प्राप्त हो पाएगी। औसत चाल और औसत वेग में अंतर को स्पष्ट करने के लिए हमारे पास एक क्वेश्चन है, जरा सा इसको देखिए। कोई कार एक सरल रेखा OP के अनुदिश गतिमान है। कार O से चलकर 18 सेकंड में P तक पहुंचती है और फिर 6 सेकंड में Q पर वापस आ जाती है। कार के औसत वेग तथा औसत चाल की गणना कीजिए। दो स्थितियों में गणना करना है। पहली स्थिति है कार O से P तक जाती है, दूसरी स्थिति जब O से P तक जाकर पुनः Q पर वापस आती है। बच्चों, इस प्रश्न को करने के लिए चित्र आपके सम्मुख दिखाया जा रहा है। मान लीजिए कोई कार है जो बिंदु O पर स्थित है, ये यहां से चलना शुरू करती है और चलते चलते ये बिंदु P पर पहुंचती है। O से P तक पहुंचने में इसे जो समय लगता है वो है 18 सेकंड। फिर यह कार बिंदु P से चलकर बिंदु Q पर आ जाती है और P से Q तक आने में जो इसे समय लग रहा है वो है 6 सेकंड। तो हम इस प्रश्न को दो हिस्से में सॉल्व करेंगे। पहले हिस्से में जरा देख लीजिए, जब कार O से P तक जाती है, इसमें औसत वेग जरा देख लीजिए। बच्चों, औसत वेग का फार्मूला आपको पता है, विस्थापन बटे समयांतराल। O से P तक जाने में अंतिम स्थिति 360 मीटर है, प्रारंभिक स्थिति 0 है, समयांतराल 18 सेकंड है। इस तरह से ये हो जाता है 20 मीटर पर सेकंड और ये पॉजिटिव है। इसका मतलब कि औसत वेग की दिशा मूल बिंदु के दाहिनी तरफ है। औसत चाल देख लीजिए, औसत चाल बराबर कुल दूरी बटा कुल समय। कार अगर O से P तक जाती है तो इसके द्वारा चली गई कुल दूरी 360 मीटर है और लगा समय 18 सेकंड है। यह भी 20 मीटर पर सेकंड आता है। यहां पर देखिए कि औसत वेग का परिमाण और औसत चाल का मान दोनों एक बराबर है। दूसरी स्थिति में देख लीजिए बच्चों, जब कार O से P तक पुनः Q पर आती है, यानी कार O से P तक जाती है और P से होकर के फिर
Q पर आती है। यहां पर औसत वेग पहले निकाल लिया जाए, औसत वेग बराबर विस्थापन बटा समयांतराल। अब प्रारंभिक स्थिति तो अभी भी O है, लेकिन अंतिम स्थिति अब Q हो चुकी है, जिसका स्थिति है 240, प्रारंभिक स्थिति 0। और समय देखिए कितना लगा है, O से P तक जाने में 18 सेकेंड, P से Q तक आने में 6 सेकेंड। तो ये हो जाएगा 18 प्लस 6, तो ये हो जाएगा आपका प्लस 10 मीटर पर सेकेंड। ये पॉजिटिव है, इसका मतलब ये हुआ कि अभी भी कार का औसत वेग की दिशा मूल बिंदु के दाहिनी तरफ है। औसत चाल निकाल लीजिए, औसत चाल बराबर कुल दूरी बटा कुल समय। O से P तक जाने में चली गई दूरी 360 मीटर, P से Q तक आने में चली गई दूरी 120 मीटर। टोटल दूरी जरा निकाल लीजिए, 360 प्लस 120, और समय कितना लगा 18 प्लस 6, तो ये हो जाएगा आपका 480/24, जो हो जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड। बच्चों, इस न्यूमेरिकल को करने के बाद हम कुछ कंक्लूजन पर पहुंचे हैं। उन कंक्लूजन्स को जरा सा आप देख लीजिए। पहला कंक्लूजन यह है कि यदि वस्तु एक सरल रेखा में गतिमान है और केवल एक ही दिशा में चलती है, तो विस्थापन का परिमाण और पथ लंबाई बराबर होंगे। ऐसी परिस्थितियों में वस्तु का औसत वेग का परिमाण उसके औसत चाल के बराबर होगा। जैसा कि इस न्यूमेरिकल के पहले हिस्से में आपने देखा, जब वस्तु O से P तक गई तो उसकी दिशा में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, बिल्कुल सीधी रेखा में गति कर रहा था, और दोनों स्थितियों में औसत चाल और औसत वेग का परिमाण बराबर आया। दूसरी बार यदि गति के दौरान दिशा में परिवर्तन होता है, जिसके फलस्वरूप पथ लंबाई विस्थापन के परिमाण से अधिक हो जाता है, तब वस्तु का औसत चाल वस्तु के औसत वेग के परिमाण से अधिक होगा। इस प्रश्न का दूसरा हिस्सा देखिए, जब वस्तु O से P तक गई और P के बाद उसने अपनी दिशा को परिवर्तित किया और फिर वापस Q पर आई, तो औसत चाल तो 20 मीटर पर सेकंड ही रहा, लेकिन औसत वेग 10 मीटर, औसत वेग का जो परिमाण है वो 10 मीटर पर सेकंड हो गया। इसका मतलब यह हुआ कि औसत वेग का परिमाण औसत चाल से कम हो गया। तो इन दोनों ही अगर कंडीशंस को हम मिलाएं तो हम जनरलाइज्ड फॉर्म में लिख सकते हैं कि औसत वेग का परिमाण औसत चाल से छोटा होगा या बराबर होगा। बराबर कब होगा, यह स्थिति आपको यहां पर स्पष्ट की जा चुकी है। अब बच्चों आते हैं हम एक छोटे से क्वेश्चन पे, इसको जरा सा देख लीजिए। दो बच्चे A और B विद्यालय O से लौटकर अपने अपने घर क्रमशः PO Q को जा रहे हैं। उनकी XT ग्राफ चित्र में दिखाया गया है। नीचे लिखे गए कोष्टकों में सही एंट्रीज को चुनिए। बच्चों, ये जो आप देख रहे हैं O, ये विद्यालय है, और ये जो P है ये A का घर है और Q B का घर है। ठीक है, पहला प्रश्न ये पूछा जा रहा है कि B/A की तुलना में A/B विद्यालय के निकट रहता है। आपको बताना है कि किसकी तुलना में कौन निकट रहता है। अगर आप बिंदु O से स्थिति अक्ष पर चलें तो सबसे पहले बिंदु B प्राप्त होगा और फिर बिंदु Q प्राप्त होगा। इसका मतलब कि विद्यालय के निकट A का घर है, उसके बाद B का घर पड़ता है। तो B की तुलना में A विद्यालय के निकट रहता है। ये तो सॉल्व हो गया। दूसरा स्थिति देखिए, B/A की तुलना में A/B विद्यालय से पहले चलता है। इसके लिए आप समय अक्ष पर आइए। समय अक्ष पर यहां पर देखिए, सबसे पहले A अपनी गति को प्रारंभ करता है और उसके कुछ समय के पश्चात B अपनी गति को यहां से प्रारंभ करता है। इसका मतलब पहले कौन चलता है, A, और बाद में कौन चलता है, B। तो आप देख लीजिए, B/A की तुलना में A/B विद्यालय से पहले चलता है। B की तुलना में A विद्यालय से पहले चलता है। तीसरी स्थिति देखिए, B/A की तुलना में A/B तेज चलता है। तेज चलने का मतलब क्या है बच्चों, कि हम यहां पर औसत वेग निकालेंगे, और औसत वेग निकालने के लिए आपको बताया गया है कि हम
किसकी जानकारी प्राप्त करेंगे? स्लोप की, और स्लोप का फार्मूला होता है tan थीटा। सबसे पहले हम देखेंगे कि ये जो ए के लिए स्थिति समय वक्र है, इसका झुकाव मान लीजिए थीटा ए है, और बी के लिए स्थिति समय वक्र का झुकाव थीटा बी है। आप चित्र से सहज अनुमान लगा सकते हैं कि थीटा बी का मान थीटा ए से अधिक है, तो यहां पर tan थीटा बी का मान tan थीटा ए से अधिक हो जाएगा, अर्थात VB का मान VA से अधिक होगा। इसका मतलब ये हुआ कि B का औसत वेग A के औसत वेग से अधिक होगा, तो इसका उत्तर ये हुआ कि A की तुलना में B तेज चलता है। डी क्वेश्चन देखिए, ए और बी घर एक ही अथवा भिन्न भिन्न समय पर पहुंचते हैं। ये जो बिंदु ग्राफ का आप देख रहे हैं, ये घर पहुंचने का समय है। इससे आप समय अक्ष पर लंब गिराइए। ये मान लीजिए कि ये टीबी है और ये आपका टीए है। इस समय अक्ष को देख करके आप बता सकते हैं कि बी पहले घर पहुंच रहा है और ए बाद में घर पहुंच रहा है, तो दोनों भिन्न भिन्न समय पर घर पहुंचते हैं। ए और बी सड़क पर बी और ए ऑब्लिक बी सड़क पर बी ऑब्लिक ए से एक बार ऑब्लिक दो बार आगे हो जाता है। इसको जरा देख लीजिए। सबसे पहले ए अपनी गति को प्रारंभ करता है, उससे कुछ समय पश्चात बी अपनी गति को प्रारंभ करता है, लेकिन बी अपेक्षाकृत तेज चलता है। और आप देखिए कि दोनों के समय स्थिति समय ग्राफ एक दूसरे को इस बिंदु पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इसका मतलब बी ए को ओवरटेक करता है, तो बी सड़क पर ए से एक दो बार नहीं बल्कि एक बार आगे हो जाता है। इस तरह से बच्चों क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। अब हम लोग आते हैं बच्चों गृह कार्य पे। गृह कार्य देख लीजिए क्या है। दिखाए गए ग्राफ के लिए किसी उचित भौतिक संदर्भ का सुझाव दीजिए। यहां पर आपको एक एक्सटी ग्राफ दिखाया गया है, और एक्सटी ग्राफ देखिए पहले समय अक्ष के संपाती है, उसका स्लोप बढ़ता है, फिर स्लोप ऋणात्मक हो जाता है, और फिर यह ग्राफ समय अक्ष के पैरेलल हो जाता है। आपको यह बताना है कि यह किस भौतिक परिघटना के लिए खींचा गया एक्सटी ग्राफ है। बच्चों, आज के लेक्चर से मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लाभान्वित हुए होंगे। धन्यवाद। सारी दुनिया है लॉकडाउन में, कोरोना है सबका रोना। डरने वाली बात नहीं है, सावधानी हमको रखनी है। 1 मीटर की दूरी से बात है हम सबको करनी है। बच्चों आओ पढ़ो सभी, कोरोना से डरो नहीं। बच्चों आओ पढ़ो सभी, कोरोना से